ओके, उसी समझ को आ गया। डेवलप कर रहे हैं, उसी को डेवलप कर रहे हैं सर। यस। अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। सेम। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक से हमारा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो द स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ electrons are called isoelectronic species. For example, let us say I have BO3 3 minus, CO3 2 minus and NO3 minus। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, 18 एंड 21 एंड 5 26। इसमें भी 26 है, इसमें भी 26 है, इसमें भी 26 है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो इसको हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। सब में 3 3 ऑक्सीजन है कि नहीं? तो सब में 3 3 B3 ऑक्सीजन है, माइनस तो C2 ऑक्सीजन, माइनस, तो ऑक्सीजन को तो जोड़ो ही मत। अब देखो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, कि नहीं बढ़ रहा है? और आपका चार्ज 1 से डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक बढ़ता जा रहा है। अब चार्ज 1 से कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक घटता जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है? न्यूट्रलाइज हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हाँ सर। मैं जो बोलना चाहूँ समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। ऐसे देखो, SiO4 4 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस एंड ClO4 माइनस। ये लो माइनस। इसमें भी सेम लॉजिक है, ये भी सारी हम्म। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और देख सकते हैं N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ये सारे के सारे भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 हैं। हमारा 10। इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस। क्यों? इसमें ऐसा क्या है? अभी बताता हूँ क्या है। नीट में कंटिन्यूसली 7 साल तक, कंटिन्यूसली 7 ईयर क्वेश्चन पूछा है इस कंसेप्ट पे। कंटिन्यूसली 7 ईयर। आप पीरियोडिक टेबल सॉल्व करके जाके देखना। तो एक लॉ होता है, देयर इज वन फैक्ट। तो ये कॉपी कर लिया कि नहीं? फिर बताता हूँ। हाँ सर। ना हो गया। नाउ फॉर मोनो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? मोनो एटॉमिक होना चाहिए। फॉर मोनो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, radius is proportional to, inversely proportional to nuclear charge। यदि आपके स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। किस पीरियड में लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी कम हो जाएगी। तो अभी कंपेयर करो, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। अब जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं? तो रेडियस क्या होगी? रेडियस कम होती चली जाएगी। तो दिख द ऑर्डर ऑफ रेडियस। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नीट में कंटिन्यूसली 7 ईयर तक पूछे हैं। ये पूरा तो नहीं पूछेंगे, इसी में से 3 4 उठा लेंगे और पूछ लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस 7 ईयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल फिर से पूछेंगे क्या? हाँ फिर पूछेंगे, देखना। आपको कैसे पता है? ठीक है, जब इतना ज्यादा पढ़ा पूछ है रहे। सर, एक्सपीरियंस। पेपर देखे सर। तो ये
जब इतने पता है आपको, बाकी क्वेश्चन नहीं बता दो, आपका कुछ जुगाड़ उगाड़ है क्या नीट हाँ के साथ है? वही एनटीए के साथ कुछ आपका जान पहचान है क्या ना? है नहीं। सर जल्दी नहीं है, थोड़ा बाद में बताएंगे चलेगा। हाँ सर। ओके ओके, चलिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अगला प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे सिनोनिम है इसके, राइट? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वेग डेफिनेशन क्या होता है? वेग डेफिनेशन है कि भाई किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो ये डेफिनेशन जैसे किसी आपको जैसे क्लास 6 के बच्चे को समझाना है तब तो ठीक है, ठीक है, लेकिन 11th 12th के लिए ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है। तो सर आपको फ्रॉम एग्जैक्ट 1 मोल जैसे आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी आइसोलेटेड। चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो किस स्टेट में होना चाहिए, सो ऑल द थिंग्स यू शुड नो। तो अभी इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लीजिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the valence electron, to remove a valence electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom to form an isolated gaseous ion, to form an, सर अनएक्साइटेड में लिखिए। हाँ दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसलिए उसको स्किप कर दिया हूँ। अननेसेसरी कंफ्यूजन में नहीं बढ़ाना चाहता हूँ आपके दिमाग में। फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू आइसोलेटेड गैसियस आयन। तो सबसे पहली बात तो एटम आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, कंबाइंड स्टेट में नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। सेकेंड थिंग, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। उस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ आई? हाँ सर। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे सोडियम सॉलिड गिविंग यू Na प्लस सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या इस रिएक्शन का जो डेल्टा RH है वो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम के बराबर है क्या? नहीं बराबर है। प्रॉब्लम क्या होगी? सॉलिड स्टेट है ये। तो क्या दिक्कत है? सॉलिड स्टेट में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, जो कन्वेंशन बना रखा गया है हमको उसको फॉलो करना है। क्यों फॉलो करेंगे? तो नहीं फॉलो करना है तो जाके आप IUPAC ज्वाइन करो और कन्वेंशन को चेंज करो। नहीं सर ठीक है। तो Na गैस, Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या इसका डेल्टा RH आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na के बराबर है क्या? हाँ ये बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये आइसोलेटेड स्टेट में भी है, इस स्टेट में भी है। H2 गैस गिविंग यू 2H प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन का डेल्टा RH क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है क्या? नहीं बराबर है, कंबाइंड स्टेट है ये। तो सही क्या होगा? सही होगा H गैस गिविंग यू H प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसका डेल्टा RH आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H के बराबर होगा, राइट? अब आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल। इन दो यूनिट में जनरली एक्सप्रेस किया जाता है। और कोई यूनिट नहीं हो सकती क्या? हो सकती है भाई, मोस्ट ऑफन यही यूज की जाती हैं। इसमें कन्वर्जन भी आपको बता देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.6
32 किलो जूल पर मोल होता है। ये सब डेटा की जरूरत नहीं है, एनीवे ठीक है। हाँ सर। ठीक, अब देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है? पहले न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन को गैस निकालने स्टेट। के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, राइट, फ्रॉम न्यूट्रल एटम, उसको बोलते हैं हम लोग IE1। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी न्यूट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगे, राइट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, सही है ना? अरे हाँ, हाँ सर ठीक है। ये देखो सब ठीक है ना? नहीं सर, पॉजिटिव +1 स्टेट ठीक से है। ना। सेकंड सर आंसर गलत क्या होता है? तो यस, सेकंड वो इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एनर्जी +1। रिक्वायर्ड सर आप जब ऐसा पूछते हैं ना टू रिमूव तो लगता है गलत ही है ज्यादा। सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनो वैलेंट कैटायन। खाली जी, जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उस कैटायन से अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? बात समझ आई? एंड सिमिलरली थर्ड क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाइवैलेंट कैटायन, ठीक है। ध्यान रखिएगा ना, खूब गुड़ गोबर करते हैं लोग। ये छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, उसमें ही कभी पढ़ता ही नहीं आदमी ढंग से, बस क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम बस। तो एक्सट्रीम पे जाते हैं कुछ लोग। नहीं, हम तो बार बार बस पढ़ते रहेंगे, कॉपी के दर्शन करते रहेंगे, थ्योरी पढ़ते रहेंगे, और क्वेश्चन कभी लाइफ में सॉल्व ही नहीं करेंगे। दूसरा, लाओ सीधा क्वेश्चन लाओ, पहले जाके कम से कम कंसेप्ट पढ़ो ना सीधा ढंग से। क्वेश्चन। तो दोनों काम करने चाहिए, पहले ढंग से तमीज से पढ़ो कंसेप्ट, और उसके बाद क्वेश्चन खूब सॉल्व करो। तो दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर। बैलेंस। अब पता ही नहीं है अप्लाई क्या करोगे। नहीं, हम तो अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करोगे? गुड़ गोबर करोगे और कुछ नहीं है। हम बस अप्लाई करेंगे, अप्लाई हमें पता भी तो होना चाहिए ना। चलिए, तो लेट्स से मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेता हूँ, और इसके बाद फोर्थ फिफ्थ आप लिखते रहो, पूरा कॉपी भर दूंगा। तो एल्यूमिनियम गैस, Al प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपका IE1 है, किसका? एल्यूमिनियम का। Al प्लस गैस से Al2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये IE2 है, किसका? एल्यूमिनियम प्लस का, राइट। कुछ मत बोलो। IE2 किसका है? ये IE2 है एल्यूमिनियम का, ये है IE1 एल्यूमिनियम प्लस का। एल्यूमिनियम प्लस का क्या है? IE1, अब लिखे तो जो ठीक बोल है। कुछ और। और
Al2 प्लस गैस से Al3 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये है IE3 किसका? एल्युमिनियम का। ध्यान रखिएगा ना, IE3 है एल्युमिनियम का। IE1 किसका है? एल्युमिनियम 2 प्लस का। एंड IE2 किसका है? एल्युमिनियम प्लस का। एल्यूमिनियम प्लस। हाँ तो आप खिचड़ी मत करना, मैंने सब कुछ क्लियर कट लिखा दिया है। जो जो आप जहां जहां पे आप खिचड़ी कर सकते हो वो भी लिखा दिया हूं मैं। ठीक, जो जो गलती कर सकते हो उसको भी लिखा दिया हूं। हम तो फिर भी गलती करेंगे, हाँ? ठीक है, तो करते रहना फिर। तो अब इतनी गलतियां करोगे तो आपको फिर डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, तो पता चला आप किसी की लाइफ के साथ गलती कर दोगे आप। बजाय ऑपरेशन करने की पहुंचा दोगे आदमी को ऊपर। नहीं नहीं। बोलोगे क्या? अरे गलती हो गया भाई तुम्हारा, तो एक बार गलती हुआ उसका तो गया लाइफ पूरा। तो गलती से मुझे स्किन के बजाय थोड़ा सा साइज में कैंची लग गया। एनीवे, तो ये हो गया सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होता है? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है। मतलब क्या है? IE2 हमेशा IE1 से ज्यादा होगा, IE3 हमेशा IE2 से ज्यादा होगा, एंड सो ऑन। अरे Successive ionization energy always increase, that is IE1 less than IE2 less than IE3 less than IE4 and so on। ठीक है, तो ये हमेशा फॉलो होगा। क्यों होता है भाई? सेकंड इलेक्ट्रॉन आपको पॉजिटिव से निकालना पड़ रहा है, कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या? नहीं। तो मतलब जाने तो देगा, लेकिन फिर ज्यादा ताकत से खींचना पड़ेगा। हाँ मतलब हाँ, वो कोई इजीली जाने दे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेंड। सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा फिर भी नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए ये ट्रेंड हमेशा फॉलो होगा। डिफरेंस कम हो सकता है, लेकिन IE2 हमेशा IE1 से ज्यादा ही रहेगा। अच्छा। मगर जो चार्ज वाला फैक्टर होता है वो स्टेबिलिटी फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे नीचे लिख लेना आपका जो डाउट है, जो चार्ज फैक्टर है दैट डोमिनेट ओवर द स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, स्टेबल ज्यादा हो सकता है, दैट इज ओके, बट स्टिल आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी कम होगी बट पहले वाले से ज्यादा ही होगी। डोमिनेट्स ओवर स्टेबिलिटी फैक्टर। ऐसा कुछ होगा तो कंजिक्यूटिव में डिफरेंस कम हो जाएगा। समझ गया। तो यहाँ पे चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स ओवर स्टेबिलिटी फैक्टर, ये दे। अब इसका हम ट्रेंड देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे जनरल ट्रेंड, जो कि कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे। वैसे नीच में कई बार जनरल वाला भी पूछ लेते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप देखें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ट्रेंड क्या होता है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन क्योंकि सर जेड इंक्रीज होता है। टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव बोलो ना। हाँ सर। अभी से जेड इफेक्टिव बोलने का आदत जान लो। एंड ग्रुप टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज साइज इंक्रीज होता है। सर नीचे में एक शेल बढ़े तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तब तो जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, रेडियस कम हो जानी चाहिए ना। क्यों? उतना थोड़ी इफेक्ट आता हाँ, है। तो जब भी दो फैक्टर आते हैं तो आपको पता करो जाके लैब में कि रिजल्ट क्या आता है, और रिजल्ट जिसके पक्ष में आ जाए बोल देना वो डोमिनेट कर रहा है। जैसे हाँ होता है ना। लैब नहीं जा रहे हम सर, आप जो नहीं नहीं बोल रहे नहीं, मान ले रहे। हाँ तो आपको वही करना है। मैं बता रहा हूँ जैसे लोग जैसे किया जाता है ये काम। तो आजकल क्या होता है, देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है उसी का जिंदाबाद करने लगते हैं लोग ना। तो वैसे ही होता है। जब भी झगड़ा चल रहा हो दो जब भी झगड़ा चल रहा हो दो लोगों में, तो जाके देख के आओ पहले जीतेगा कौन।
जब ये पता चल उसी जाए को सपोर्ट करना तो ना उसी को सर। सपोर्ट करो अच्छे से, और क्या। हम नहीं करेंगे तो यहाँ भी मरोगे और उधर तो मरोगे ही, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं एक्सेप्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला एक्सेप्शन अराइज होता है दैट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक पूछा जाता है। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए हम लोग ग्राफ को ग्राफिकली समझेंगे। यहाँ पे ग्राफ कैसे आकर प्रेडिक्ट टेबल में, ग्राफिकली समझेंगे तो याद करना आसान रहेगा। ये एटॉमिक नंबर है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आयनिक एनर्जी। तो देखो हम लोग यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है तो हीलियम का हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा, फिर लिथियम का हाइड्रोजन से भी कम होगा, ठीक है। और उसके बाद लिथियम है, फिर बेरिलियम, बोरान का थोड़ा सा कम हो जाता है, कार्बन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर क्लोरीन, सॉरी हाँ सर फ्लोरीन। और उसके बाद सोडियम का लिथियम से भी कम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का थोड़ा सा कम, फिर सिलिकॉन, कैल्शियम। सॉरी ओ हाँ। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर का थोड़ा सा कम, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन के बाद आर्गन एंड सो ऑन, जो भी है। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं लिथियम लिख रहा हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ एक बार। यह है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड दिस इज व्हाट, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो आप देखो यहाँ पर लिथियम से नियॉन जब जा रहे हैं तो सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरल ट्रेंड आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, राइट। जनरल ट्रेंड तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रहा है, इधर गड़बड़ हो रहा है, इधर गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखो सोडियम से जब मैं आर्गन की तरफ जा रहा हूँ तो जनरल ट्रेंड मुझे दिख रहा है बढ़ता हुआ, देयर इज नो डाउट, एकदम एक ट्रेंड बना दे तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट फिर यहाँ गड़बड़ हुआ और यहाँ गड़बड़ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि बोरान का बेरिलियम से कम हो गया, यहाँ ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम हो गया, यहाँ एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से कम हो गया, और यहाँ सल्फर का फास्फोरस से कम हो गया। एंड केवल एक एलिमेंट पीछे जाता है, ऐसा नहीं सबसे कम हो जाएगा, बस सल्फर का फास्फोरस से कम होता है, सिलिकॉन से कम नहीं होगा, राइट। तो केवल एक स्टेप बैक भेजना होता है, इतना ध्यान रखिए। तो रीजन देख लो अभी, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, बोरान एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे देख सकते हैं फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा स्टेबल होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसीलिए बेरिलियम का बोरान से थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये बात समझ आई। हाँ सर। ऐसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। उसके बाद देखो ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 2p4। अब देखिए भाई ये तो फुली फील्ड हो गया, तो फुली फील्ड होने की वजह से क्या हो जा रहा है, ओ आई एम सॉरी, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ना हाफ सर। फील्ड है, थोड़ा स्टेबल हो गया, तो इसलिए ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से थोड़ा कम हो जाता है, या बोल सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, राइट। एंड ऐसे ही यहाँ पे भी सेम लॉजिक, फुली फील्ड वाला मैग्नीशियम 12, तो ये हो गया आर्गन 3s2 एंड एल्युमिनियम 13,
ओ आई एम सॉरी, नियॉन। सो नियॉन 3s2 3p1। ऊपर देखो फुली फील्ड, नीचे फुली फील्ड नहीं है। सिमिलरली फास्फोरस सल्फर के साथ सेम स्टोरी। फास्फोरस 15 होता है तो क्या हो जाता है ये, नियॉन 3s2 3p3 and this is sulfur how much 16, so neon 3s2 and 3p4। तो ये हाफ फील्ड और ये फुली फील्ड, उसकी वजह से इनका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से। सबसे ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं सबसे ज्यादा नहीं, बस आगे वाले से थोड़ा सा बढ़ता है बस। ठीक है, ये वाले का भी सबसे कम नहीं होगा। तो बना लो इसको ऐसे। इसे याद रखना आसान होता है, नहीं तो हम लोग यदि क्या है याद रखने में दिक्कत होती है इसे। हो गया। ये ग्राफ को 2D स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया हूँ ग्राफ, और कुछ नहीं। हो गया सर, हो गया। हाँ वो एग्जैक्ट वाले थोड़ी है। स्केल और पेंसिल लेके तो नहीं बना रहे हो? नहीं नहीं सर, नहीं। तब नहीं ठीक है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सब ये सारी कहानी देख चुका हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। आई हैव सीन पीपल डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सर यहाँ 11 रफ, 11 में। हाँ यहाँ रफ में लिख लेते हैं, घर में जाके कॉपी कराना। कक्षा 1 में पढ़ रहे हो क्या? जाके LKG में एडमिशन ले लो फिर से। सर प्रैक्टिकल को भी थोड़ी है जो ऐसे हो। प्रैक्टिकल भी हो तो मतलब क्या है, अभी 12th में आ गए भाई। मतलब घर वालों ने लगा हाँ, कितना पढ़ाई करता है, कर क्या रहा है, छाप रहा है बस, एक कॉपी दूसरी कॉपी, फेयर जेरॉक्स कर कर रहा रहा है। था सर। वो जेरॉक्स दुकान खोलने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है, पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा, ग्राफ बना के तो पूछा नहीं जाएगा, आपसे एलिमेंट दे देगा, पूछेगा ऑर्डर बस। तो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में तुरंत से क्लिक करना चाहिए एक्सेप्शन। नहीं क्लिक किया गलत कर दोगे। जैसे क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप तुरंत जाते हाँ भाई आयनाइजेशन एनर्जी में 3 एक्सेप्शन होते थे, क्या क्या होते थे। आप देखो क्या कोई एक्सेप्शन लग रहा है क्या वहां पे, लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो नॉर्मल जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दो। तो जैसे देखो लिथियम और उसके बाद बेरिलियम एंड बोरान एंड कार्बन, ये 4 एलिमेंट दे दिया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम और फिर आ जाएगा बोरान एंड देन बेरिलियम एंड देन कार्बन, राइट। ऐसे में जैसे आपको दे दिया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बोरान उससे बड़ा, कार्बन उससे बड़ा, अभी ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन बाद में, राइट। तो यहां गलती कर दोगे। तो जैसे क्वेश्चन आए दिमाग में तुरंत से क्लिक करना चाहिए एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये तो पहला एक्सेप्शन हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब एक अगला एक्सेप्शन है डाउन द ग्रुप वाला, ये अलोंग द पीरियड वाला है। अगला एक्सेप्शन है डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप वाला एक्सेप्शन उतना फेमस नहीं है, बट एनीवे पता तो आपको होना चाहिए। तो ये भी मैं ग्राफिकली ही देखूंगा। ये ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 में अराइज होता है। ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14। यहाँ पे है सर आयोनाइजेशन एल्यूमिनियम और एनर्जी। गैलियम ना। हाँ एल्यूमिनियम गैलियम होता है, इंडियम थैलियम में भी आ जाता है वो, हाँ सर। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं बना रहा हूँ बोरान, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड फिर थैलियम। तो यह है बोरान, ये एल्युमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम और ये थैलियम।
तो डब्लू बनाओ और डब्लू बनाने के बाद उसका राइट वाला टांग नीचे से खींच लो और इतना खींचो कि ये गैलियम के ऊपर ही रहे। ये ध्यान रखिएगा ना, ये रिलेटिव लेवल याद रखिएगा। तो डब्लू तो होता है लेकिन डब्लू थोड़ा सा वो उसका एक पैर छोटा है एक बड़ा है ना। ठीक है, तो ये वाला खींच लो, इतना खींचो कि थैलियम ऊपर रहे। और फिर ऐसे अब यहाँ पे रीजन क्या है, ये रीजन आपको पता है, यहाँ पे भी सेम रीजन होता है। तो बोरान, उसके बाद एल्यूमिनियम का कम हो गया तो जनरल ट्रेंज है, गैलियम का बढ़ गया बिकॉज गैलियम में जे इलेक्ट्रॉन आ गए। इंडियम का कम हुआ जनरल ट्रेंज, फिर थैलियम का बढ़ गया एकदम से, ऐसा क्यों, बिकॉज थैलियम में एफ इलेक्ट्रॉन का एंट्री हो जाता है। तो रीजन क्या है, रीजन है डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, जेट इफेक्ट बढ़ जाता है एंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। समझ आया कि नहीं? सर एक बार ये वाला लाइन फिर से बोलिए। हाँ, रीजन बता रहा हूँ आपको। देखो क्या हो रहा है, बोरान से एल्यूमिनियम डिक्रीज हो रहा है जनरल ट्रेंज। फिर गैलियम का क्यों बढ़ा, बिकॉज गैलियम के इनर ऑर्बिटल में डी इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। फिर इंडियम का डिक्रीज किया जनरल ट्रेंज। थैलियम का इंडियम से ज्यादा क्यों हो गया, बिकॉज थैलियम में एफ इलेक्ट्रॉन का एंट्री हो जाता है। ठीक है, तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन जनरली याद रख लेना। और फिर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, ये लेड इतना बढ़ता है कि इससे नीचे ही रहता है, ये इतना ध्यान रखिएगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड पीबी, यहाँ पे भी सेम रीजन, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन। वो इनमें एफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना अंदर में। अब इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा है बोरान का, फिर थैलियम का है, उसके बाद गैलियम का है, फिर एल्युमिनियम का है और फिर इंडियम का। अब बिना ग्राफ के ऑर्डर को याद करना पड़ जाए ना, अब कितनी बार याद करो 100% भूल जाओगे। और यहाँ पे ऑर्डर क्या है, कार्बन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम और उसके बाद लेड फिर टिन। ये फिर भी याद हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एक ही शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे तो खूब बोरान के बाद थैलियम आ गया, फिर गैलियम आ गया, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। तो ग्राफिकली याद रखेंगे तो आसान रहेगा ना। दिस एक्सप्रेशन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो पहला वाला है वो खूब इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला, उस वहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। कॉपी कर लिया? अब तीसरा एक्सेप्शन एक और है, डी ब्लॉक ना सर? यस। थर्ड एक्सेप्शन है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 पे अप्लीकेबल नहीं होता है। तो एक्सेप्ट ग्रुप 3, ये एक्सेप्शन के अंदर का एक्सेप्शन, यस, एक्सेप्ट ग्रुप 3, ग्रुप 3 पे अप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ग्रुप 3 के बाद आपके डी और एफ इलेक्ट्रॉन का एंट्री होना शुरू होता है, करेक्ट। जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जाते हैं वो आपके ग्रुप 3 में थोड़ी ना आते हैं, तो ग्रुप 3 के बाद आना स्टार्ट करते हैं ना। तो इसलिए ये भी जो भी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो भी इफेक्ट है वो ग्रुप 3 पे नहीं पड़ता है, बिकॉज लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्या है, ग्रुप 3 के बाद अपीयर होना शुरू करते हैं। तो इसलिए ग्रुप 3 पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो एक्सेप्ट ग्रुप 3 फॉर ऑल अदर ग्रुप्स, for all other groups the order of ionization energy is 2 3 1, second transition series, oh I'm sorry, not 2 3 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 1 2, not 1, 3 2 1, 3 सर sorry सर, third transition series, then first transition series and then second transition series। तो हमको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें 3 पीरियड होते हैं। तो पहले को बोल देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ग्रुप नंबर ये पीरियड नंबर 4 को बोल देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पीरियड नंबर 5 को बोल देते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, पीरियड नंबर 6 को बोल देते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।
और पीरियड नंबर 7 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं, तो उनका केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते नहीं है, राइट। तो ये तो जनरल ट्रेंड है। जैसे हम लोग ग्रुप में डाउन द ग्रुप गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया, तो दिस इज द जनरल ट्रेंड। एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है, ये एक्सेप्शन है, थर्ड होना चाहिए था यहाँ पे, कूद के पहुंच गया इधर, राइट। एफ ना। हाँ, तो ये रीजन यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन वही है भाई, तो बस इसको याद रखिएगा। 312 रीजन तो सिंपल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन इन द ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ f electron in inner orbitals of third transition series element। गॉट द पॉइंट। जैसे एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल हमारा कॉपर सिल्वर गोल्ड क्वाइनिक मेटल बोलते हैं इनको, ये एक ही ग्रुप के प्राणी हैं, ग्रुप नंबर 11। ऑर्डर क्या हो जाता है, Au फिर CuAg, करेक्ट। ऐसे ही आयरन रुथेनियम एंड ऑस्मियम, ठीक है। सर इसमें ऑस्ट्रेलिया ये ग्रुप नंबर 8 के प्राणीज हैं, तो इसमें सबसे पहले ऑस्मियम आ जाएगा, फिर आयरन, फिर रुथेनियम। तो ये 3 एक्सेप्शन होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में तुरंत फिर होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी में तो 3 एक्सेप्शन होते थे। अब देखो क्या कोई एक्सेप्शन वहाँ पे अप्लीकेबल है क्या, तो इस तरीके से हमको याद रखना होता है। क्वेश्चन आते ही क्लिक करना चाहिए भाई 3 एक्सेप्शन होते थे वहां पे, फिर दिमाग में धार 3 एक्सेप्शन याद आ जाने चाहिए। अब देखो कौन सा एक्सेप्शन अप्लीकेबल है, नहीं अप्लीकेबल है कोई बात नहीं, जनरल ट्रेंड से कर दो, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन तो देगा नहीं जिसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, तो सर आज ग्रुप 12 में भी है ना। किसमें, हाँ ग्रुप 12 में भी हो जाएगा, तो केवल ग्रुप 3 में अप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब में अप्लीकेबल होगा, हाँ ठीक है। सो टुडे विल स्टॉप हियर।